गवर्नर सुब्बाराव ने ब्याज दरें नहीं घटाई क्योंकि खाद्य महंगाई दर अब भी उनकी फिक्र बढ़ा रही है। व्यापार घाटा 7 महीने की ऊंचाई पर है और इसकी वजह है सोने और चांदी का बढ़ता इंपोर्ट। करंट अकाउंट घाटा तीसरी तिमाही में लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ऐसे में क्या ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सुब्बाराव अगली पॉलिसी में दरें घटा पाएंगे? इंडस्ट्री और आम जनता के लिए कब सस्ता होगा कर्ज, इसी पर है हमारी ये खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं विजया बैंक के सीएमडी एचएस उपेंद्र कामत, साथ ही साथ ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के एमडी पूजित अग्रवाल शामिल होंगे और यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदार राव भी। स्वागत है आप सभी का। मिस्टर कामत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आरबीआई गवर्नर ने जिस तरह से आज कोई भी कदम नहीं उठाया, इससे अब ये साफ मान लेना चाहिए कि जुलाई में 30 जुलाई की अगली पॉलिसी तक किसी तरह से ब्याज दरें कम नहीं होंगी। जी हाँ, आपने सही फरमाया। ये अभी करीब करीब सच हो रहा है कि जुलाई का अगली पॉलिसी रिव्यू तक ब्याज दर में कोई कटौती होने की बैंक की तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिखती है। इसका एक उदाहरण आज पॉलिसी में उभर के आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स इफेक्टेड एनी कट इन एनी ऑफ द policy rates, and the rates are remaining unchanged on account of concerns on the consumer price index levels, the depreciating rupee and widening current account deficit. तो इन सारी चिंताओं के बीच में यहाँ पर आरबीआई ने आज ये तय रखा कि वो किसी तरह का कोई कदम ना उठाएं। शुभदा, आपको क्या लगता है, केवल रुपए में अगर इस तरह की गिरावट नहीं आई होती पिछले 2 हफ्तों के दौरान, 3 हफ्तों के दौरान, तो शायद आज पक्का ही एक रेट कट नहीं तो सीआरआर कट हो जाता? शायद कुछ लिक्विडिटी के मेजर्स आ पाते। हमारा ऐसा अनुमान है कि शायद सीआरआर नहीं आ पाता। ओएमओ पर ज्यादा झुकाव रहा है आरबीआई का, लेकिन कुछ हद तक तो टोन तो अगर हम देखेंगे आज के स्टेटमेंट में तो वो जो हॉकिशनेस है वो हमने देखी नहीं है। कॉशियस और गार्डेड जरूर है आरबीआई, लेकिन अगर रुपया ऐसे वीकनेस नहीं दिखाता तो शायद कुछ आउटसाइड चांस होता। लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था जून के रेट रिव्यू में रेट कट आना मुश्किल है, क्योंकि 2 कारण हैं उसके। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो फर्स्ट क्वार्टर का दबाव है वो बना रहेगा। अप्रैल और मई के जो आंकड़े हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आरबीआई को उस पर कुछ और रिलायबल डेटा की जरूरत होगी कि रेट कट से और डिमांड फ्यूल न हो। इसलिए जून के जो आंकड़े हैं वो जुलाई में आएंगे, तो मेरे ख्याल से कंफर्ट तब बना रहेगा। और खास करके जो मॉनसून परफॉर्मेंस है उस पर भी आरबीआई ने चिंता जताई थी कि उनको देखना होगा कि मॉनसून का परफॉर्मेंस कैसे है और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पर कैसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 2 फैक्टर्स को अगर हम साथ में लेके चलें तो हमारा ऐसा अनुमान पहले ही बन चुका था कि जून में ना काटते हुए आरबीआई जुलाई में काटने का शायद सोचेगी। और आगे चलते जो रुपये ने वीकनेस जो देखी उसके चलते हमारी जो व्यू पर है वो और थोड़ा कंफर्मेशन आ गया था कि आरबीआई विल कट इन जुलाई एंड नॉट इन जून। हाँ, ये जरूर है कि आगे चलते हमारा जो आउटलुक है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो वेडनेसडे को जो एफओएमसी मीटिंग है वो काफी हद तक महत्वपूर्ण बन गई है इंडिया के लिए, करेंसी के लिए, क्योंकि जो और अगर हिंट्स मिले जो बेन बनांके से कि क्यूई टेपरिंग आ सकती है 2013 में ही, तो शायद वो यूएसडी स्ट्रेंथ को काफी उछाल देगा और उसके चलते मेरे ख्याल से रुपए पर और भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम तय करेंगे एफओएमसी मीटिंग आने के बाद। लेकिन ये तय है कि रेट कट आएंगे। टोन में ऐसा लग रहा है कि हाँ जरूर कॉशन है। तो आपने एफओएमसी मीटिंग की जो बात कही शुभदा, जिस तरह से करीब $3 बिलियन निकलते हुए दिखाई दिए हैं डेट मार्केट से, वो दरअसल एफओएमसी की ओर से QE3 बंद करने के डर की वजह से हैं। तो हमारी अपनी इकोनॉमी से, हमारे फंडामेंटल से शायद उसका कुछ खास लेना देना नहीं है। तो पूरी तरह से आप कहेंगे कि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो फेड के पूरे इन्फ्लुएंस में चल रही है?
पूरी तरह तो नहीं चल रही, हमारे डोमेस्टिक मैक्रोज का भी उसमें उतना योगदान है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आगे चलते फेड की पॉलिसी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि जो हमने जो इन्फ्लेशन में इंप्रूवमेंट देखी थी पिछले काफी महीनों में, वो शायद अभी थोड़ी रिस्क में आ सकती है, क्योंकि अगर रुपी कंटिन्यूसली वीक बना रहे तो उसका प्रभाव जरूर है हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे बनेगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन द्वारा जैसे हम कहते हैं, और उसके चलते हमारे इंपोर्ट्स पर क्या उसका असर होगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कारणों की वजह से मेरे ख्याल से फेड की जो अनाउंसमेंट है वो महत्वपूर्ण बन गई है डोमेस्टिक मैक्रोज का उनका इम्पैक्ट देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मैक्रोज ने पूरी तरह से बैक सीट ले रखी है। अभी भी जो आरबीआई का जो कंसर्न है वो है एमएसपीज को लेके या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो ओपन आएगी उसको लेके थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मैक्रोज देखें प्रदीप, तो मेरे ख्याल से जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो थोड़ी बरकरार होंगी इन द नियर टर्म, आगे चलते जून ऑनवर्ड्स। ट्रेड डेफिसिट हमारा शायद बेटर आएगा, काफी हद तक आपको बेटर ऐसा आएगा। लगता है कि जो हाल के कदम उठाए गए हैं गोल्ड को और ज्यादा काबू में रखने के लिए, जो बिल्कुल कैश एंड कैरी किया गया है, उसका फायदा होगा? मिस्टर कामत, आपको भी ऐसा लगता है कि बैंक्स के लोन जो पूरी तरह से रुक गए हैं उसका असर क्या आपको डे टू डे में दिखने लगा है? गोल्ड का इंपोर्ट कम हो रहा है? Early days yet, in the month of April and May, the gold imports were at its peak. The reports indicated that almost 45% of the annual imports of last year were affected in the first 2 months. But the recent data indicates that the gold imports in quantity terms have started to taper off, started to decline. It's the cumulative effect of all the measures taken both by the Government of India in hiking the import duty and by Reserve Bank of India in imposing various restrictions such as consignment imports meant only to meet genuine requirements of the exporters of jewelry, 100% cash margin against the opening of LC, so on and so forth. All these measures have started yielding results, but early days yet. The falling gold prices have enthused people to buy more, and therefore the gold demand also has gone up. But I am hopeful that as a result of these measures initiated and taken by the government and by RBI, gold imports will eventually come down, and it has to come down. This is one item of import which is increasing our import bill, widening our trade deficit, culminating into a much bigger current account deficit. And as banks, particularly my bank, we have not started even as of now sale of gold coins, and we stick to that decision not to start commencement of sale of gold coins. This is not the opportune time, and I am sure RBI's message will be taken well by the आरबीआई क्यों वित्त मंत्री भी अपील कर रहे हैं, और शायद ये पहली बार ही हमने देखा है कि वित्त मंत्री इस तरह से सामने आकर जनता से अपील कर रहे हो कि आप सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए तो देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी। एक मॉरल सुएशन की, समझाने की, लोगों को साथ लेने की कोशिश, काफी यूनिक इनिशिएटिव कहा जाएगा। लेकिन लोग सोना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कहीं और निवेश का अच्छा मौका नहीं है, रिटर्न नहीं मिल रहा है। पूजित अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑर्बिट कॉर्पोरेशन पे, उनसे जानेंगे किस तरह की डिमांड उनके सेक्टर यानी रियल एस्टेट में है और दूसरे सेक्टर्स में है जो कि रियल एस्टेट की डिमांड करते हैं और जिन्हें पूरा इंतजार था कि एक रेट कट हो और सबको राहत मिले। लेकिन ये चर्चा आगे बढ़ेगी एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। आज के मिड क्वार्टर रेट पॉलिसी के बाद हम बात कर रहे हैं विजया बैंक के सीएमडी एचएस उपेंद्र कामत, ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के एमडी पूजित अग्रवाल और यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव के साथ। पूजित, आपको अब इस चर्चा में शामिल करें। इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिले आरबीआई की ओर से, क्योंकि ग्रोथ की हालत बहुत ख़राब है, डिमांड किसी भी सेक्टर में नहीं है। आपके सेक्टर में भी कमोबेश यही स्थिति है? खैर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरबीआई ने आज किया है, ये गवर्नमेंट के सामने रिपीटेडली एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इनएफिशिएंट चल रही है, गवर्नमेंट हैज़ टू टाई अप द शू लेसेस एंड स्टार्ट रनिंग। ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा, एज़ फार एज़ रियल एस्टेट इज़ कंसर्न, हमारी पूरी उम्मीद थी कि रेट कट्स आएँ,
रेट कट्स आने से ऑल्दो टिपिकली इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता सेल्स पे या ऑफ टेक पे, बट एक सेंटिमेंट इम्प्रूव होता है और ओवरऑल दैट सेंटिमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ टेक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग ऑफ टेक जहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, परमिशंस आई हुई हैं बम्बई क्षेत्र में, यहाँ पे ऑफ टेक फिलहाल ठीक ही है। लेकिन चूंकि जो सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड आपकी इंडस्ट्री के सामने रिफ्लेक्ट होती है। जब भी कोई एक्सपेंशन करता है तो उनको ऑफिसेस की ज़रूरत होती है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड आ रही है कमर्शियल और रेजिडेंशियल साइड में? खैर बम्बई क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ऑफिस स्पेस की जो डिमांड है वो सबड्यूड है। लास्ट 2 साल में एक ये भी ज़रूर हुआ है कि 5 से 6 करोड़ स्क्वायर फीट स्पेस जो है ऑफिस स्पेस में डिलीवर हुई है और उसके चलते डिमांड हैज़ डिमिनिश्ड क्वाइट अ बिट इन ऑफिस स्पेस। अभी चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है और वो इफ़ेक्ट भी इकॉनमी के स्लो डाउन का आया है, तो उसके चलते हम ज़रूर बोल सकते हैं एक कंपाउंडेड इफ़ेक्ट ज़रूर आया है। बट बम्बई शहर में डिमांड इज़ ह्यूज क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ जस्ट वन पार्ट। यहाँ पे ट्रेडिंग हाउसेस, ट्रेडिंग बिजनेसेस भी बहुत हैं, तो यहाँ पे बिजनेस की सेंटिमेंट देखते हुए दैट इज़ नॉट जस्ट द वन फैक्टर विच इज इम्पैक्टिंग द डिमांड इन रियल एस्टेट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप कह रहे हैं पूजित, और वो ये है कि जिस तरह की सप्लाई आई है तो आप 2 साल पहले जो सोच रहे थे कि कितनी डिमांड होगी वैसी डिमांड निकल कर नहीं आई। इसलिए आप देख रहे हैं कि दोनों ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट में कहीं कहीं आपको एक ग्लट की, एक ओवर सप्लाई की स्थिति दिखाई दे रही है। शुभदा, यही स्थिति अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की भी है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है जिसको वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं अगर व्यू करूं तो थोड़ा डीलिवरेजिंग भी हो रहा है कॉर्पोरेट्स का। काफ़ी हद तक डेट कंपोनेंट कम कर रहे हैं बिकॉज एक तो टॉप लाइन ग्रोथ कम दिख रही है, जैसे अभी बताया गया काफ़ी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ग्रेजुअली थोड़ा डेट कंपोनेंट की डायरेक्शन कम ही रहेगी। और अगर हम आगे चलते देखें तो इंटरेस्ट रेट्स ये घटने वाले हैं, ऐसे तो तय है। रेट ईजिंग साइकिल बरकरार रहेगी। टाइमिंग और मैग्नीट्यूड ये सभी का प्रश्न बना हुआ है। हमारे हिसाब से 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स, 25 जो हम देख रहे हैं जुलाई में हो पाएगा और आगे चलते और 25 बेसिस पॉइंट्स तय है रेट घटना। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा टाइमिंग एक काफी बिल्कुल, लेकिन शुभदा आप ये बात कर रही है कि आरबीआई कितना रेट कम करेगा। कामत साहब, सवाल यह है कि क्या बैंक्स इसको पास ऑन करेंगे? पिछली बार तो रेट कट हुआ, किसी ने पास ऑन नहीं किया। देखिए, मुद्दा यह है कि the repo rate cut doesn't in any way change the cost dynamics of the banks. The repo borrowings of individual banks is a very small percentage of the overall resources profile of the banking industry. Okay. And therefore, in my personal view, any change in repo rate without an accompanying cut in the CRR, which will inject fresh liquidity into the system, which will thereafter reduce the borrowing cost or the dependence on high cost deposit. In fact, that is the trigger for the banks to reduce the lending rate. That is my personal Mr. Kamath, ये काफी इंटरेस्टिंग है। precisely why the last 2 rate cuts have not been transmitted. आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि पहले भी आरबीआई इसी रिपो रेट को सिग्नल के तौर पे यूज करता रहा है और जब आरबीआई रेट घटाता या बढ़ाता है तो वो आगे पास ऑन होती है। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि लगातार बैंकर्स ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने तो 1.25 से 1.5% रेट घटा दिए, 2% से ज्यादा सीआरआर घटा दिया पिछले साल भर में, लेकिन बैंक्स कह रहे हैं, बैंक्स ने मुश्किल से 0.5% भी पास ऑन नहीं किया बेस रेट कट के तौर पे। No, इसलिए नहीं हो रहा है कि the deposit rates of the banks have not come down in consonance with the cut in the repo rate. The deposit rates cannot come down. It has to be in sync with the inflation rates to ensure that the real interest rate is in the positive territory for the investors. If the real interest rate is not higher than, is not compensating the inflation and leaves something on the table for the investors, it would be extremely difficult for the bankers to attract the deposits. Okay. Therefore, point number 1, without the deposit rate coming down,
without the liquidity in the system improving, either through a OMO or through the CRR cut, it will be difficult for the banks to cut the interest rates on lending. And if they do without any of these things, it will mean that the extra cost will have to be warehoused in the individual bank's P&L. This is Correct. precisely what happened during the last two rate cuts by RBI. जी शुभदा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है लोग इन्फ्लेशन के साथ एफडी के रेट मैच करा के डिसाइड करते हैं कि एफडी करें या नहीं करें, या कहीं और प्रॉब्लम है? आखिर इतनी कैश क्रंच जो है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो फाइनेंशियल सेविंग्स जो है लगातार घट रही हैं, और इसकी वजह यह है कि जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्विचिंग सेविंग प्रेफरेंस काफी हद तक फाइनेंशियल एसेट्स से फिजिकल एसेट्स में जा चुकी है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो गोल्ड या लैंड है इस पर सेविंग्स अगर ज्यादा हो तो ऑब्वियसली जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं वो बैंक्स में कम निवेश कर रहे हैं, कम इन्वेस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं, और कहीं और ज्यादा जैसे कि गोल्ड और लैंड। तो अगर हम पिछले 2 या 3 साल की जो बिहेवियर देखें तो फाइनेंशियल सेविंग्स काफी हद तक गिर गई हैं, और मेरे ख्याल से ये जो सेमी परमानेंट लिक्विडिटी क्रंच जो रही है पिछले साल वो काफी हद तक इस वजह से रही है। और दूसरा अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 13 में जो सेकेंड हाफ था वहां पे बहुत हद तक गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल किया हुआ था, और बैंकिंग सेक्टर में जो लिक्विडिटी आती है वो काफी हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा भी आती है, और हमने जो देखा वो ऑलमोस्ट 1% डिक्लाइन था गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू डिपॉजिट्स में। तो ऐसे अगर इस साल में अगर हम देखें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस बार वो जोर देंगे कि सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज खर्चा करें नियंत्रण में, बजटेड अमाउंट्स में, तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी दिन ब दिन इंप्रूव होगी। हाँ, ये जरूर है कि हम भी मानकर चल रहे हैं कि सीआरआर की आवश्यकता होगी। 50 तो शुभदा, वक्त थोड़ा कम है तो मैं आपकी बात को संक्षेप में बता दूं तो शुभदा ये कह रही हैं कि एक तो काफी पैसा जो गोल्ड में गया है अगर वो वहां से निकले, या जो नई सेविंग हो रही है वो गोल्ड या प्रॉपर्टी में ना जाए तो वो शायद बाजार में आएगी, और दूसरे सरकार अगर अपना खर्चा थोड़ा करना शुरू करे। इलेक्शन ईयर में अमूमन हम खर्चे बढ़ते हुए देखते भी हैं, उस पर पूजित अग्रवाल साहब की भी एक राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे इकोनॉमी किस तरफ जाती हुई नजर आएगी। आज तो आरबीआई ने निराश किया है, लेकिन पूजित अग्रवाल साहब, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि इलेक्शन ईयर में अमूमन बाजार को एक थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, सरकार की ओर से, पार्टीज की ओर से खर्चे होते हैं। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? क्या आपके सेक्टर को और इकोनॉमी को इन जनरल एक बूस्ट मिलेगा? सर्टनली सरकार जो है पूरी कोशिश करती है कि इलेक्शन ईयर में एक पॉजिटिव माहौल हो, तो whether it is party funds being pushed into the system, whether it is government funds being pushed into the system, सब तरफ से जो है हमें एक दिखता है कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और मैं तो जस्ट एक जो हमारी चर्चा पहले चल रही थी तो मैं उसके ऊपर शुभदा मैम को ये कहूँगा कि निवेशकों को तो अर्ज़ करना चाहिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी सेक्टर और अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत इकोनॉमी के लिए भी, और सब तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। लेकिन दिक्कत ये हो गई है पूजित की जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते अगर लोग साथ में थोड़ा पैसा अगर शेयर बाजार में और बॉन्ड में और जगह पे आता तो आपके सेक्टर के लिए डिमांड बनी रहती, क्योंकि लोगों को नई नौकरियां नहीं मिल रही, इसलिए आप कह रहे थे कि कुछ एरियाज में ओवर सप्लाई हो गई है, और कमर्शियल में स्पेशली जो हो गया है उसकी वजह यही है कि दूसरी सेक्टर्स की ग्रोथ नहीं हो रही, अकेले प्रॉपर्टी सेक्टर ही बढ़ा जा रहा है। लेकिन शुभदा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों ने बात कही है इलेक्शन ईयर, चलिए एक बात शायद आपकी मदद करते हुए नजर आए, उम्मीदें बहुत ही कम है, 5.5 पौने 6% ग्रोथ की। क्या आपको लगता है कि ऑन ट्रैक हैं कम से कम उतना अचीव करने के लिए, या ये जो फॉरेक्स मार्केट में उतार चढ़ाव आ गए हैं, जो क्यूई को लेकर के चिंताएं आ गई हैं, उनकी वजह से ये टारगेट भी मिस होता हुआ नजर आएगा?
देखिए डाउन साइड रिस्क तो बनी है, क्योंकि जो अभी तक एनवायरनमेंट है वो स्टेबलाइज इतना हद तक नहीं हुआ है, खास करके ये फ्रेश बाउट ऑफ वीकनेस, रुपी वीकनेस की वजह से। तो हमारा जो खुद का ग्रोथ का अनुमान था 5.9, उसका जो एक रूट रीजन हमने जो कहा था कि थोड़ी रिकवरी होगी वो कंजम्पशन द्वारा होगी सबसे पहले चल के। अगर मॉनसून अच्छे रहे और गवर्नमेंट की इलेक्शन स्पेंडिंग जैसे आपने कहा, ये दोनों अगर ट्रिगर पॉइंट बन पाए तो वो कंजम्पशन के लिए ट्रिगर पॉइंट्स बन पाएंगे। लेकिन ये बहुत आवश्यक है अपने इकोनॉमी के लिए कि हम इन्वेस्टमेंट रिकवरी देखें। जब तक हम इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं देखते, सस्टेन्ड कंजम्पशन नहीं बना पाएंगे हम। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो 5.9 है उसमें थोड़ी बहुत डाउनसाइड रिस्क आ जाती है। तो एक हमने अभी तक आधे मिनट का वक्त बाकी है, तो एक लास्ट वर्ड कामत साहब से ले लेते हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए ब्याज दरें घटने की जरूरत थी, जो अभी नहीं हुआ है, शायद आगे होगा, ऐसा शुभदा जी कह रही हैं। लेकिन आरबीआई ने आज कहा है कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। हमने देखा सीसीआई बनाया गया, हमने देखा कि यहाँ पे एक और सेक्रेटरीज का पैनल बना है। लेकिन मिस्टर कामत, आप तो ग्राउंड पे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करते हैं डे टू डे, आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट आई है, एक्शन हो रहा है? In fact, I am a witness to the steps taken by the Honorable Finance Minister in the form of holding direct interface with the promoters of the infra projects, the industrialists in different parts of the country. I have myself participated in that. The discussions were so threadbare, and even in the recently, a few days back, the FM had announced in his press conference, next 4 or 5 days or a week's time, he will come out with announcements which will help at least a lion's share of the stalled projects to move forward and achieve COD in the quickest possible time frame. I have absolutely no doubt that those promises will actually turn into realities on the ground, and if that happens, the industrial sentiments the investment sentiments will turn positive, and that will बिल्कुल मिस्टर कामत, यही उम्मीद पूरी इंडस्ट्री की है और हमारी भी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आरबीआई ने आज ये कह दिया है कि हम महंगाई संभाल रहे हैं, सरकार ग्रोथ संभाले। उम्मीद है कि सरकार ग्रोथ संभालेगी और अगले कुछ हफ्तों में एक्शन आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।